जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। जी हाँ फ्रेंड्स, तो जिसका आप लोगों का इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि BA 6th सेमेस्टर की आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आज मैं बात करूँगा आपका जो रिवीजन क्लास है, रिवीजन का तड़का सीरीज़ में लेकर के आया हूँ, ठीक है। परीक्षा जंक्शन की तरफ से आप लोगों का जो है रिवीजन का तड़का सीरीज आ चुकी है। तो आप लोग जो है यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत को वानस्पतिक पेटियों में बांटिए, ठीक है। तो सब आप लोग जो है अपनी पेटियाँ बांध लीजिए और जो है यहाँ पे शुरू हो जाइए और फटाफट जो है आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, जिससे कि वो लोग भी जुड़े, ठीक है। क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है और इस गर्मी में आप लोगों के लिए जो है जुड़ा हुआ हूँ और आप लोग भी जो है इसका लाभ उठाइए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जो है शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो मैं आप लोगों के सामने जो है यहाँ पे आप लोगों का पहला जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया सब्जेक्ट है, यानी कि पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर। इसका पेपर जो है 28 तारीख को होने वाला है BA 6 सेमेस्टर का। तो इसमें ये यहाँ पे आप लोगों के सामने बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं और इसमें मैं इसके जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ, यानी कि पहला पार्ट, ठीक है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का वीडियो जो है अपलोड हो चुका है। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी, अगर आपका समय बचे, क्योंकि कल आपका समय है, तो कल आपको अगर बनेगा, ठीक है, तो कल या फिर परसों आपका जो है सेकंड पेपर का रिवीजन क्लास करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इतने सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सारा का सारा रिवीजन करवा दूंगा मैं। और बाकी रिवीजन इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के फंसेंगे हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो है आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत को वानस्पतिक पेटियों में बांटिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे आप लोगों को जो क्वेश्चंस करवाऊंगा वो ट्रिक के साथ भी करवाऊंगा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि ये चैनल जो है मैं आपको जो है क्वेश्चंस करवाता हूँ तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है ट्रिक के माध्यम से करवाता हूँ। जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो ट्रिक के माध्यम से अगर बनते हैं तो ट्रिक भी मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में मृदा अपरदन का एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन ट्रिक बताई थी, अगर आप लोगों को याद होगा तो, ठीक है। अगर कुछ आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, आप लोग शायद वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है, तो वीडियो देखा करिए आप लोग। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि भारत को वानस्पतिक पेटियों में बांटिए। चलिए बांटते हैं भारत को वानस्पतिक पेटियों में। तो मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं परीक्षा जंक्शन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उस पौधा समुदाय से है, यानी कि भारत को वानस्पतिक पेटियों में अगर हम बांटते हैं तो प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय जो है उस पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है, ठीक है। यानी कि वनस्पतिक जो होती है, जो वनस्पतियाँ होती हैं वो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगती रहती हैं, ठीक है। और इसकी विभिन्न प्रजातियाँ वहाँ पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती हैं। ये जो आपकी वनस्पतियाँ होती हैं वो यथासंभव जो होती हैं, क्या होती हैं, वो स्वयं को ढाल लेती हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो है वो पाई जाती हैं, ठीक है। हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियाँ उगती हैं। हिमालय पर्वतों पर जो जैसे कि जो हिमालय वाला एरिया होता है, ठीक है, आपका जो हिमालय वाला एरिया होता है मेरे दोस्त, जो हिमालय वाला एरिया होता है वहाँ पर कौन सी पाई जाती हैं, आपकी जो आपकी वो होती हैं वनस्पतियाँ कौन सी पाई जाती हैं, वो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। और जो यहाँ पे पश्चिमी घाट तथा अंडमान वाला जो एरिया होता है सबसे नीचे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। हिमालय पर शीतोष्ण कटिबंधीय आप लोग बोलिएगा साथ साथ, जहाँ पर भी आप लोग पढ़ाई जब भी आप लोग मेरे साथ पढ़िएगा, ठीक है आप, ठीक है। एक मतलब अकेले का मतलब ये है कि जहाँ पर एकदम शांति व्यवस्था हो, और मेरे साथ साथ बोल करके पढ़िएगा, क्योंकि बोल करके आप पढ़ोगे तो आपके जो मानसिक पटल है वहाँ पर आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। मेरे साथ बोलिएगा कि कहाँ पर हिमालयी पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियाँ उगती हैं, ठीक है। हिमालयी पर्वतों पर कहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। क्यों? क्योंकि हिमालय पर शीतोष्ण का मतलब शीत पहले आया, शीत का मतलब ठंडा, तो हिमालय पर क्या होता है, ठंडी होती है। ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हो, पहले शीत फिर उष्ण मतलब गर्मी, मतलब दोनों चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन हिमालय पर ज़्यादातर ठंडी होती है
तो हिमालय पर ठंडा, पहले शीत आया तो शीत का मतलब ठंडी, तो इसलिए ऐसे याद कर सकते हो शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियाँ उगती हैं। और पश्चिमी घाट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से याद कर सकते हो। डेल्टा क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वन, डेल्टा क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वन, मेरे साथ साथ बोलोगे याद हो जाएगा। वह मैंग्रोव पाए जाते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों पर, राजस्थान ठीक है, राजस्थान में आप आ जाओगे इधर राजस्थान के इलाके में, तो राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्धमरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ, कैक्टस और कांटेदार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। ठीक है, इसलिए कांटेदार पाए जाते हैं। मरुस्थल है थार का मरुस्थल, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में कांटेदार वन पाए जाते हैं। आप छोटे पर से पढ़ते आ रहे होंगे। मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत की वनस्पतियों में क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। ये हो गया भारत की वनस्पति पेटियों में, इसको हमने बांट दिया भैया इसको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के 5 उपाय। ठीक है, इसको आप लोग लिख सकते हो अपने मन से बना करके, लेकिन फिर भी क्वेश्चन लेकर के आया हूँ तो मैं इसका आंसर भी बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के क्या लिखोगे आप लोग कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के 5 उपाय निम्न है कि सबसे पहले तो ये है कि विवाह की आयु में वृद्धि करना, पहला हो गया। यानी कि विवाह की आयु में, अगर पहले विवाह की आयु जो है में वृद्धि करना है, कि मतलब अगर विवाह की आयु जो है में वृद्धि ना होगी तो क्या होगा, तो फ्रेंड्स उसमें क्या होगा कि नॉलेज की कमी होगी और हार्मोन्स ज़्यादा एक्टिव होंगे। फिर हार्मोन्स एक्टिव होने की वजह से क्या होगा कि जो आपके जनसंख्या होगी वो फिर बढ़ाने में लग जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें हो गई। और फिर दूसरा क्या होगा कि दूसरा ये होगा कि जो है यहाँ पे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करना तथा उन्हें निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना। यानी कि महिलाओं को आर्थिक स्थिति में हमेशा सुधार करना और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना। यानी कि निर्णय में देखिए पुरुष प्रधान होता है, लेकिन यहाँ पे निर्णय की प्रक्रियाओं में महिलाओं को साथ में भागीदार बनाना। ठीक है, जिससे कि वो भी उसमें साथ आ सके और उनको भी हक मिले उनका। ठीक है, तो ये हो। और क्वेश्चन जो है पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर 3 जो है, क्वेश्चन 3 नहीं, पॉइंट नंबर 3, 2 पॉइंट इसके हुए। यहाँ पे 5 उपाय पूछ रहा है ना, तो तीसरा उपाय क्या है, तीसरा उपाय है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, है ना। जब शिक्षा में सुधार आएगा लोगों के अधिक बच्चों को जन्म देने के दृष्टिकोण को परिवर्तित करना। यानी कि लोग क्या कहते हैं कि जितने अधिक बच्चे पैदा होंगे, है ना, उतना सही रहेगा। ऐसा नहीं, ये जो है सबसे निरर्थक पॉइंट है ना, कि जितने बच्चे ज़्यादा होंगे उतना ही अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है। सबसे ख़राब पॉइंट यही है। ठीक है, तो ये शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना तीसरा पॉइंट हो गया। ये आप लोग लिख सकते हो। ये अगर लांग में आए तो लांग में भी लिख सकते हो। मैं मतलब आप लोगों का रिवीजन करवा रहा हूँ। इसमें लांग में आए तो लांग में लिख सकते हो, शार्ट में आए शार्ट में लिख सकते हो, लघुत्तरी में आए तो लघुत्तरी में भी अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि शार्ट में आए शार्ट में, लांग में आए तो लांग में, और लघुत्तरी में आए तो लघुत्तरी में भी लिख सकते हो। 3 पॉइंट ये हो गए। चौथा पॉइंट में क्या लिखोगे कि भारत में अनाथ बच्चों की संख्या अधिक है। क्या है भाई, भारत में अनाथ बच्चों की संख्या अधिक है तथा ऐसे परिवार भी हैं जो बच्चों को जन्म देने में सक्षम नहीं हैं, है ना। ऐसे परिवार भी हैं जो बच्चों को जन्म देने में सक्षम नहीं। देखते होंगे आप लोग किसी मतलब आप हर कहीं पर, जैसे हर गांव या शहर में ऐसे परिवार होते हैं जो जहां पर बच्चे जो है बच्चों को जन्म देने में सक्षम नहीं होते। ऐसे परिवार को बच्चे गोद लेने के लिए प्रोत्साहित करना, साथ ही अन्य परिवारों को भी बच्चों को गोद लेने के लिए प्रेरित करना। इस प्रकार से न सिर्फ अनाथ बच्चों की स्थिति में सुधार होगा बल्कि जनसंख्या को भी नियंत्रित किया जा सकेगा, है ना। आप लोग देखते होंगे कि कहीं कहीं पर मतलब सबके यहाँ तो बच्चे होते नहीं हैं, तो उनको जो है जहाँ पर बच्चे नहीं होते हैं वहाँ पर गोद लेने के लिए उनको प्रेरित करना, है ना। तो इससे क्या होगा, जनसंख्या में कमी आएगी। ठीक है, ये चीज़ हो गया, चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा, पांचवा पॉइंट हो जाएगा आपका कि पांचवें पॉइंट में फ्रेंड्स आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ। पांचवा पॉइंट आपका जो हो जाएगा, पांचवा पॉइंट आप लोग लिख सकते हो कि पांचवें पॉइंट में जो है कि यहाँ पे एक सबसे आप हमारे समाज में फैली हुई सबसे ख़राब जो है एक पॉइंट है। ख़राब पॉइंट क्या है कि सबसे ख़राब पॉइंट है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे ख़राब पॉइंट ये है कि भारत में विभिन्न कारकों के चलते पुत्र प्राप्ति को आवश्यक माना जाता है। ठीक है, यानी कि पुत्र प्राप्ति को जैसे कि जानते हैं कि मतलब अगर पुत्री प्राप्ति होगी तो पुत्री को कम अच्छा मानते हैं। ठीक है, और पुत्र प्राप्ति को ज़्यादा अच्छा मानते हैं।
तो पुत्री के जन्म को हतोत्साहित किया जाता है, जबकि पुत्र को ज़्यादा अच्छा मानते हैं। यदि तो फ्रेंड्स अगर आपका क्वेश्चन जो है लांग में आ जाए तो लिख सकते हैं कि इस हेडिंग बना करके लैंगिक भेदभाव, है ना, लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जाता है। तो पुत्र की चाहत में अधिक से अधिक बच्चों को जन्म देने की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। आप लोग देखते होंगे समाज में क्या होता है कि पुत्र की प्राप्ति के लिए, यानी कि अगर जैसे पहला बच्चा अगर हो गया आपका जो है यहाँ पे पुत्री हो गई, फिर से दूसरा भी बच्चा पुत्री हो गई, ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, पुत्र की चाहत में इसी तरीके से क्या होता है कि बच्चे जो है जनसंख्या बढ़ती जाती है। तो ये भी एक पॉइंट है जनसंख्या की वृद्धि को, मतलब जनसंख्या वृद्धि होने के लिए। तो इस प्रकार से जनसंख्या की वृद्धि को रोक सकते हैं हम इन पॉइंटों को सुधार करके, है ना, जितने मैंने पॉइंट बताया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, वृत्ताकार व त्रिभुजाकार प्रतिरूप क्या है ना। वृत्ताकार व त्रिभुजाकार प्रतिरूप जो होता है वो क्या होता है, तो चलिए सबसे पहला देखते हैं वृत्ताकार प्रतिरूप क्या होता है। यानी कि वृत्ताकार प्रतिरूप के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए किसी झील या तालाब के किनारे, मतलब कोई आप देखते होंगे गाँव में किसी झील या तालाब के किनारे चारों ओर बने मकान, है ना, कोई झील हो गई, जैसे कि कोई झील हो गई यहाँ पे मैं चलिए मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, तो वहीं से समझा देते हैं। ये देखिए कोई झील है, ये जैसे पानी भरा हुआ है, किसी झील या तालाब के किनारे चारों ओर बने मकानों से निर्मित अधिवास को प्रतिरूप वृत्ताकार होता है, ठीक है। मतलब किसी झील या तालाब के किनारे चारों ओर बने मकानों से निर्मित अधिवास का प्रतिरूप जो होता है वो वृत्ताकार होता है। जैसे कि कोई झील या तालाब के किनारे अगर चारों ओर कोई बस जाए, ठीक है, अपनी भाषा में बात करें कि कोई झील या तालाब के किनारे कोई चारों ओर बस जाए भैया, तो उसे क्या कहते हैं, वृत्ताकार प्रतिरूप, ठीक है। इस प्रकार से आप जैसे नैनीताल जिले में इस अधिवास प्रतिरूप केंद्र के उदाहरण देखने को हमें मिलते हैं, वृत्ताकार प्रतिरूप, ठीक है। इसी प्रकार से त्रिभुजाकार प्रतिरूप को कहाँ पे हम देखते हैं, तो त्रिभुजाकार प्रतिरूप को हम देखते हैं, ये देखिए ये त्रिभुजाकार प्रतिरूप के उदाहरण है। यानी कि जब कोई सड़क या नहर, ठीक है, जब कोई सड़क, जैसे कि ये सड़क हो गई या ये सड़क, देखो यहाँ पे सड़क बनी हुई है, जब कोई सड़क या नहर दूसरी सड़क या नहर से मिलती है, ये देखो दूसरी सड़क या नहर से मिलती है, परंतु उसको पार नहीं करती, देखिए पार नहीं करती, मतलब कि इस पार नहीं गई है, इस पार नहीं गई है, ठीक है, तो पार नहीं करती, ऐसे स्थान पर त्रिभुजाकार प्रतिरूप का विकास होता है। देखिए अब इसके पास जो ये शहर बस जाएंगे, जब ये सब बस जाएंगे तो ये त्रिभुज बन जाएगा, ये भी त्रिभुज बन जाएगा, ये ऐसे त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण करता है। यानी कि सब आसपास गांव बसेंगे सब त्रिभुजाकार त्रिभुज के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यही था, ठीक है, त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण करता है। जब कोई सड़क किसी नदी तक जाकर समाप्त हो जाती है, जब कोई सड़क जो है किसी नदी तक जाकर समाप्त हो जाती है, अब इसे कोई सड़क गई नदी तक जाकर समाप्त हो जाती है, वो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि वहाँ मकान नदी के समांतर और सड़क के किनारे पर बनते जाते हैं। कुछ समय के बाद सड़क के दोनों ओर तथा नदी के बीच के भाग पर भी बसाव हो जाता है और गांव की आकृति त्रिभुजाकार हो जाती है, ठीक है। ये हो गया। अब गर्मी बहुत हो रही है फ्रेंड, थोड़ा सा पानी पी लें, उसके बाद पढ़ाते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका जो चौथा क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या वितरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो भारत में जनसंख्या के वितरण को हम जो है चलिए संक्षेप में वर्णन करते हैं भैया। तो भारत में विश्व की जो है 17.5% जनसंख्या जो है निवास करती है। भारत में जो है विश्व की 17.4%, 17.5 नहीं 17.4, लगभग 17.5% जो है जनसंख्या, वो सन कब की किस सन के अनुसार, तो 2011। तो फ्रेंड दोबारा जनगणना तो अभी हुआ नहीं 2011 के बाद कोरोना की वजह से, तो अब जब होगा तब उसके बाद आंकड़ा तो बढ़ गया होगा, है ना। तो ये चीज़ हो गया। तो 17.4% जो है जनसंख्या निवास करती है, जबकि इसका क्षेत्रफल यानी भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व का केवल 2.4% है, 2.4% है। यानी कि हमारा क्षेत्रफल 2.4% है, लेकिन जनसंख्या देखो कितनी है 17.4%। यानी कि क्षेत्रफल बहुत ही कम है और जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत अब विश्व का पहला बड़ा देश बन गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग चीन को भी पछाड़ चुके हैं जनसंख्या के मामले में, किंतु भारत की 2/3 जनसंख्या उसके 1/3 भाग, ठीक है, में केंद्रित है।
उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल समूचे भारत का 13.3% है। उत्तरी मैदान का यानी कि उत्तर, जैसे ये भारत हो गया, ठीक है, भारत का मान लीजिए इंडिया हो गया, ठीक है। अब बन नहीं पा रहा है क्योंकि हाथ से बना रहा हूँ मैं। हाथ का मतलब ये है कि जो है स्क्रीन पे लिख रहा हूँ मतलब उंगली से, तो उंगली से सही से बन नहीं रहा। और यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हो आप कि जैसे मान लीजिए काम चलाओ आपका बन गया है इंडिया समझने के लिए। ये उंगली से मतलब मोटा, उंगली मोटी है, और ये मतलब स्क्रीन पे सही से आप लोग समझ सकते हो। अगर स्क्रीन पे आप लोग एक बार बना के देखना किस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे उत्तर भारत में, ठीक है, तो उत्तर भारत में या फिर उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल समूचे। हाँ, तो उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल जो है, उत्तरी मैदान मतलब ऊपर का जो है हिस्सा उत्तरी मैदान का, तो उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल जो है 17.3%, 17.3% यहाँ पे लिख लीजिए, 17.3% यहाँ पे 17.3% उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल हो गया। पर जनसंख्या 45.5% है, यानी कि उत्तर में बहुत, जैसे यूपी भी हो गया, बिहार हो गया, तो यूपी बिहार इधर, ये जो है यूपी बिहार में बहुत जनसंख्या है ना, यूपी बिहार में। ये तो ऊपर हम ज़्यादा चले गए, ये तो उत्तराखंड में पहुंच गए, यूपी बिहार इधर, ठीक है। ये नहीं होगा यूपी, ये तो उत्तराखंड है ऊपर, ठीक है। तो मैप होगा तो अच्छे से बताएंगे हम आपको, ठीक है। मैप लेकर के आएंगे अगले, अगर आप लोग, क्योंकि अभी तो आपका जो है परसों एग्ज़ाम ही है, तो अभी ऐसे समझ लीजिए कि ऊपर उत्तरी मतलब उत्तर में ऊपर वो यूपी बिहार में जनसंख्या आपकी ज़्यादा है, 45.5%, मतलब आधी जनसंख्या लगभग। यहीं पर 50% अगर मान लीजिएगा तो यहीं पर है ऊपर उत्तर में दक्षिण में कितनी है। इसी प्रकार तटीय मैदानों का क्षेत्रफल 14% है और जनसंख्या जो है 24.6% है, यानी कि यहाँ पे क्षेत्रफल 14% है और जनसंख्या कम है, 24.6% है, ठीक है। दक्षिण के पठारी भाग पर तटीय प्रदेशों की अपेक्षा जनसंख्या अधिक है, यानी कि दक्षिण के पठारी भाग पर तटीय प्रदेशों की अपेक्षा जो है ऊपर जनसंख्या अधिक है, यानी कि ऊपर जो है यूपी बिहार में, ठीक है। किंतु यहाँ का घना तो तटीय भागों की तुलना में 2/5 ही है। पठारी प्रदेश की कतिपय कछारी घाटियों और मैदानियों में जनसंख्या का घना तो मैदानी भागों के समान ही मिलता है। पठारी प्रदेश की उच्च भूमि में कुल जनसंख्या का 5% भाग रहता है, यह भी कुछ घाटियों में ही केंद्रित है। सन 2003 में यहाँ की अनुमानित जनसंख्या 1049.70 मिलियन थी, ठीक है। इतना आप लोग समझ सकते हो। तो ये देखिए भाई, ये भूगोल है और भूगोल में आंकड़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि भूगोल और मैथ ऐसे सब्जेक्ट है कि जिनमें आंकड़ों को आपको, भूगोल हो गया, मैथ हो गया, जिनमें जैसे मैथ में आपको सूत्र याद रखना पड़ता है, इसलिए भूगोल में आपको आंकड़ों को याद रखना पड़ेगा। मतलब आंकड़ों को, जैसे कि कितने % जनसंख्या है, तो ये आपको जैसे कहीं कहीं पर आंकड़े होते तो कहीं कहीं पर याद रखना पड़ेगा, बाकी आपको परिभाषा याद रखनी पड़ेगी, है ना, कि जैसे अपक्षय क्या हो गया, अपर्दन क्या हो गया, अभी आएगा, तो वो मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेना है। आप चैनल पे आए हो तो आपको आराम से पढ़ते रहना है बस, बाकी की टेंशन हम पर लाद देनी है सभी लोगों को, ठीक है। सबकी टेंशन मैं ले लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बाकी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बता सकते हैं। नहीं आ रहा तो मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोग जो भी कमी हो वो कमी बता सकते हो, ठीक है। जो भी कमी लग रही हो चैनल पे वो कमी आप लोग बता सकते हैं, फिर तभी तो मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा, है ना। तो वो सुधार करूँगा, फिर आप लोग फिर भी कमी लग रही हो तो फिर आप लोग बता सकते हो, तो फिर मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा, निरंतर सुधार करूँगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्योंकि आप लोगों जो है चैनल है वो आप ही लोग हैं तभी चैनल है, नहीं है आप लोग नहीं तो चैनल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि समुद्र तटीय मैदान पर टिप्पणी करिए, ठीक है। मतलब समुद्र तटीय मैदान पर आपको टिप्पणी करना है। समुद्र तटीय मैदान को इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको कहा जाता है कोस्टल प्लेन्स, है ना, कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स की बात करें अगर, ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार
प्रायद्वीप किसे कहते हैं आप लोग अगर पता हो आप लोगों को तो आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, ना पता हो तो मैं भी बता दूँ, ठीक है। प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो 3 ओर से पानी से घिरा हो या जल से घिरा हो, ठीक है। तो ये देखिए कोस्टल प्लेन्स की बात करें मैं तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के पूर्व एवं पश्चिम की ओर 2 सक्रिय तटीय मैदानी प्रदेश हैं, जिन्हें क्रमशः पूर्वी तटीय मैदान तथा पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार मतलब समुद्र तटीय मैदान जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चलिए आप लोगों को मैप के जरिए यहाँ पे मैं बता दूँ, जैसे कि प्रायद्वीपीय पठार, एक ये आपको जो ब्लैक दिख रहा है ये मैंने आप लोगों के लिए मैप लेकर के आया हूँ जिससे आपको समझ में आए। ये देखिए यहाँ पे समाप्त हुआ, और एक ये यहाँ, तो देखिए मैप में ये पूरब की ओर है, ये पश्चिम है, तो ये पूर्वी तटीय मैदान हो जाएगा आपका पूर्वी, और ये हो जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। तो एक हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान, एक हो जाएगा आपका पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक। इस प्रकार से ये बांटा गया है, और कहाँ से कहाँ तक है यह अभी आप लोगों को मैं समझाऊंगा, ठीक। तो समुद्र तटीय मैदान कितने टाइप के हो गए बाबू? समुद्र तटीय मैदान हो गए आपके 2 टाइप के, कौन कौन से? एक हो गया पूर्वी तटीय मैदान, एक हो गया पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक। चलिए समझते हैं पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। तो पूर्वी तटीय मैदान के बारे में चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान के बारे में चलिए समझते हैं थोड़ा सा, यानी कि यह उत्तर में महानदी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, उत्तर में महानदी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो है, दक्षिण में या उत्तर में महानदी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा और शुष्क है। इसमें महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों ने उपजाऊ डेल्टाओं का निर्माण किया है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तथा कोकोनट तट, और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट। दक्षिणी भाग को जो है उत्तरी भाग को यानी कि ऊपर के भाग को जो है उत्तर किधर की ओर होता है? ऊपर की ओर, और दक्षिण किधर होकर होता है? नीचे की ओर, है ना। तो उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तथा कोकोनट तट, है ना, उत्तरी सरकार का हो या फिर कोकोनट तट का हो, और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल या कर्नाटक तट कहते हैं। इस तट पर कहीं कहीं बालू के टीले पाए जाते हैं जिनके कारण यहाँ चिल्का तथा पुलिकट जैसी झीलों का निर्माण हुआ है। ये हो गया। अब इसके बाद आइए यहाँ पे बात कर लेते हैं पश्चिमी तटीय मैदान की, है ना। पश्चिमी तटीय मैदान यानी कि इधर की तरफ की बात कर लेते हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें तो यह उत्तर में गुजरात राज्य, है ना, आप लोग जानते ही होंगे कि गुजरात कहाँ पे है। तो जैसा कि यहाँ पे दिख ही रहा है कि ये गुजरात राज्य है, ये देखो, है ना। तो यह उत्तर में गुजरात राज्य से लेकर दक्षिण में केरल राज्य तक अरब सागर के साथ साथ फैला हुआ है। देखिए यहाँ पे, ये देखो यहाँ तक आया हुआ है ना, केरल राज्य तक अरब सागर के साथ, ये देखो अरब सागर के साथ फैला हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ये अरब सागर हो गया, अरब सागर के साथ फैला हुआ है, जिसे उत्तर में कोकड़ तथा दक्षिण में मालाबार तट कहते हैं। उत्तर में कोकड़ और दक्षिण में मालाबार, कोकड़ और मालाबार। उत्तर में क्या कहते हैं? कोकड़, उत्तर में कोकड़, दक्षिण में मालाबार तट, ठीक है। ये हो जाएगा। यह अपेक्षाकृत संकरा है जिसकी मध्यमान चौड़ाई लगभग 64 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी है? मध्यमान चौड़ाई मतलब मीडियम चौड़ाई जो है वो 64 किलोमीटर है। एवरेज उत्तरी भाग चौड़ा तथा दक्षिणी भाग बहुत ही संकीर्ण है। उत्तरी भाग चौड़ा है और इसका उत्तरी भाग चौड़ा तथा दक्षिणी भाग बहुत ही संकीर्ण है, आप लोग देख सकते हो। उत्तरी भाग चौड़ा और दक्षिणी भाग बहुत ही संकीर्ण है। और यहाँ पे आप लोग जो है पश्चिमी की बात आप लोग देख सकते हो, जहाँ इसकी चौड़ाई कई स्थानों पर 50 किलोमीटर से भी कम है। इतनी कम चौड़ाई इसकी है। तीव्र ढाल के कारण इस तट पर नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। यहाँ का तट अधिक कटा फटा होने के कारण यहाँ मुंबई, मंगलोर, कालीकट तथा मागाओ जैसी प्राकृतिक बंदरगाहें मिलती हैं। दक्षिण में तट के साथ साथ अनेक लैगून झीलें भी पाई जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि वर्षा क्या है, ठीक है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि वर्षा क्या है। वर्षा के बारे में चलिए जो है जान लेते हैं। तो हवा में थोड़ी बहुत वाष्प हमेशा मिली रहती है। आप सभी लोगों को पता होगा कि हवा में जो है थोड़ी बहुत वाष्प हमेशा मिली रहती है। हवा में ये जो वाष्प मिली रहती है फ्रेंड्स, जो ये जो है ऊपर जा कर के द्रव का रूप लेकर के, द्रव जब बनती है फिर ये बूंदों के रूप में, मतलब ठंडी होकर के क्या होती है, बूंदों के रूप में धरातल पर गिरती है। इसे क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं ना, वर्षा कहते हैं, या फिर वर्षा, रेनफॉल है ना, रेन कह सकते हो आप, केवल रेन, यही वर्षा होती है। जब वायुमंडल में उपस्थित जल भरी हवाएं ऊपर उठने पर ठंडी होने लगती हैं, जब वायुमंडल में उपस्थित जल भरी हवाएं ऊपर उठने पर ठंडी होने लगती हैं तो संघनन की क्रिया से मेघों का निर्माण होता है एवं वाष्प कण जल कण की बूंदों में बदलकर भूमि पर गिरने लगते हैं। इसी को वर्षा कहते हैं। ठीक है, मतलब जब वायुमंडल में उपस्थित जल भरी हवाएं ऊपर की ओर उठने लगती हैं तो संघनन की क्रिया से, संघनन का मतलब ऊपर की ओर वाष्प बनकर पानी जो है ऊपर की ओर उठने लगता है। मेघों का निर्माण, मतलब मेघ का मतलब बादल बनने लगते हैं। वाष्प कण जो होते हैं वो जल कण, वाष्प जो होती है वो जल के कण के रूप में बदल करके बूंदों में बदल कर भूमि पर गिरने लगते हैं। इसी को वर्षा कहते हैं। आप लोग अगर बनाना चाहें नोट्स तो बना करके लिख सकते हो। ठीक, वर्षा के लिए निम्न अनुकूल दशाओं का होना आवश्यक है, मतलब कुछ ऐसी दशाओं का होना आवश्यक है जो वर्षा के लिए होनी चाहिए। कौन सी? नंबर 1, उष्णार्ध वायु का ऊपर उठना तथा ठंडी होकर उष्मांक प्राप्त करना। नंबर 2, जल कणों के रूप में मेघों का बनना, है ना, जल कणों के रूप में मेघों का बनना। और वायुमंडल के प्रति घन सेंटीमीटर वायु में 40 से 50 हज़ार कण होते हैं। इन जल बिंदुओं का संगठन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जब कण बड़े हो जाते हैं तो वायु उन्हें रोक नहीं पाती, यानी कि जब कण बड़े बड़े हो जाते हैं तो वायु जो होती है उनको रोक नहीं पाती है, क्योंकि वायु से भारी होती हैं। वायु से क्या होती हैं? भारी होती हैं, वायु से भारी होती हैं। ठीक है, और फिर ये पर्याप्त बड़े पानी के बिंदु जब पृथ्वी तल पर पहुंचते हैं तो वर्षा होने लगती है। जब तापमान अधिक गिर जाता है, अगला पॉइंट है कि जब तापमान अधिक गिर जाता है तो जल कण ठोस रूप धारण करके ओले के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, है ना। वर्षा के मुख्य प्रकार बताइए। अगला है आपका कि वर्षा के मुख्य प्रकार बताइए। तो चलिए वर्षा के मुख्य प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो वर्षा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, एक संवहनिक वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा। तो संवहनिक वर्षा के बारे में बात करते हैं तो किसी स्थान पर सूर्य की सीधी किरणें निरंतर पड़ती रहती हैं ना। जब सूर्य की सीधी किरणें वहाँ पर निरंतर पड़ती रहती हैं तो वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है वहाँ पर वायु। जब वहाँ पर वायु ऊपर उठेगी मेरे दोस्तों, तो जिससे वायु जो क्या होती है, वायु का तापमान गिरता है। जब ऊपर उठेगी तो ठंडी होगी वायु, तापमान गिरता है। घनी पवन क्रिया के कारण बादल बनने लगते हैं। जब ऊपर उठेगी तो बादल बनेंगे, है ना, और घनघोर वर्षा होने लगती है। वर्षा मेघ गर्जन और विद्युत चमक के साथ, मतलब बादल के गर्जने के साथ साथ विद्युत चमक के साथ होती है वर्षा। इसी को क्या कहते हैं? विषुवत रेखीय प्रदेश में जो है ऐसी वर्षा होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? संवहनिक वर्षा कहते हैं। ठीक है, चक्रवाती वर्षा नंबर 2 है आपका चक्रवाती वर्षा। चक्रवातीय वर्षा। तो चक्रवाती वर्षा किसे कहते हैं? चक्रवात से आंतरिक भाग में जब भिन्न तापमान वाली पवनें आपस में मिलती हैं तो ठंडी पवनें जो होती हैं उष्ण पवनों को ऊपर की ओर ढकेलती हैं। ठंडी पवनें उष्ण पवनों को ऊपर की ओर ढकेलती हैं और उठने पर ये पवनें ठंडी हो जाती हैं तथा वर्षा करने लगती हैं। इसे क्या कहते हैं? चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। अगला है कि जो है पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? भाई साहब, पर्वतीय वर्षा जो है किसे कहते हैं? भाइयों बहनों, पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं? तो आप लोग समझिएगा पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं। तो उष्णार्ध पवनों के मार्ग में, कौन सी पवनों के मार्ग में? उष्णार्ध जो पवनें होती हैं उनके मार्ग में किसी उच्च पर्वतीय भाग के आ जाने से, मतलब कोई पर्वत आ गया, ठीक है, उष्णार्ध पवनों के मार्ग में जब कोई पर्वत आ गया, टकराएंगे जब वो पवनें, तो आ जाने के कारण पवन को विवश होकर ऊपर उठना पड़ता है। जैसे कि पवन आ गए तो फिर टकराएंगी, टकराने के पश्चात वो जो हवाएं होंगी वो ऊपर उठेंगी। जब ऊपर उठेंगी तो ऊपर उठने पर हवा ठंडी हो जाती है। कोई भी चीज़ ऊपर उठेगी तो ठंडी हो जाएगी। जब ठंडी हो जाएगी तो ठंडी हो जाती है तथा क्या होती है? वर्षा करने लगती है। इसे हम क्या कहते हैं? पर्वतीय वर्षा कहते हैं ना। मतलब पर्वतीय वर्षा में क्या हो जाएगी? ऐसे याद करना, पर्वतीय वर्षा यानी कि हवा जो होगी वो पर्वत से टकराएगी और वर्षा होने लगेगी। ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हो, ट्रिक बना करके
कि हवा जो होगी वो पर्वत से भैया टकराएगी, और टकराने के पश्चात क्या होगी, वर्षा होने लगेगी, और वर्षा होने लगेगी तो भैया क्या होगा, पर्वतीय वर्षा हो जाएगी। ऐसी वर्षा पवनोन्मुखी ढालों पर अधिक होती है। कहाँ पे? पवनोन्मुखी ढालों पर अधिक होती है, और पवनोभिमुख ढालों पर कम होती है। ठीक है, जहाँ पे पवनोन्मुखी होती है वहाँ पे ज़्यादा होती है, पवनोभिमुखी ढालों पर कम होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। क्योंकि रिवीजन चल रहा है, अब ये तो है नहीं कि अभी से मैं पढ़ाऊँगा आपको अच्छे से मस्त एकदम बिंदास तरीके से, एकदम भौकाली तरीके से, है ना। ये उम्मीद मत लगाना आप लोग, मतलब जितना मुझसे हो सकता है उतना तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। अब आज ही आप लोगों को बढ़िया एकदम IAS PCS की तरह पढ़ा दूँ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों का पेपर जो है परसों ही है। ठीक है, तो रिवीजन रिवीजन का मतलब होता है जल्दी जल्दी पढ़ाना, है ना। अब 6 महीने मिलते हैं आप लोगों को सेमेस्टर में। अब 6 महीने में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, कि केवल एक ही दिन में आप लोगों को नहीं पढ़ाया जा सकता, वो चीज़ें आप लोगों को भी पता होगा, है ना। क्योंकि आप लोगों का पेपर रिवीजन है, आज मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। रिवीजन का मतलब होता है कि जो आपने पहले पढ़ा है उसको जल्दी जल्दी एक सरसरी नज़र में आप लोगों को पढ़ा दिया जाए, है ना, जैसे आप लोगों का पिछला वाला चीज़ें याद हो जाएं। अब आप लोगों ने पिछले अगर नहीं पढ़ा होगा तो फिर कैसे आप लोगों को याद हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आप लोग जो है याद कर सकते हैं, अगर आज की क्लास 2-3 बार देखेंगे तब। ठीक, उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो है अच्छे से एग्ज़ाम देंगे अपना। और BA है तो मैं कुछ अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ट्रिक्स और टिप्स दे दूँगा, जिससे कि आप लोग जो है अगर नहीं पढ़े होंगे तब भी आप लोग मस्त तरीके से पेपर दे सकेंगे। ठीक, तो पढ़ाई को आप अपने मस्त तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो भी अपना, क्योंकि अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो आप लोग अपने को धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने पेरेंट्स को धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग अब समझदार हो चुके हैं। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। बाकी चलिए क्लास की तरफ ध्यान देते हैं, बाकी की बातें बाद में करेंगे क्लास ख़त्म होने के बाद। ठीक है, वर्षा के प्रकार हो चुके हैं, वर्षा भी हो चुका है, और इसके बाद चलते हैं भारत के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो भारत के अपवाह तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है फ्रेंड्स? तो भारत के अपवाह तंत्र को जो है 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है हिमालयी नदियाँ, एक होती प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, कौन कौन सी नदियाँ? देखिए, नदी अपने उद्गम स्थल से जहाँ से निकलती है और फिर जहाँ अपना मतलब पानी गिराती है जाकर के, तो उसे मुहाना कहते हैं। ठीक है, मुहाने तक अपनी सहायक नदियों सहित जल के बहाव की जिस प्रणाली का निर्माण करती है उसे हम नदी का अपवाह तंत्र कहते हैं। किसी देश अथवा प्रदेश का अपवाह तंत्र धरातली रचना, भूमि की ढाल, संरचनात्मक नियंत्रण, शैलों के स्वभाव, विवर्तन की क्रियाओं, जल की प्राप्ति तथा अपवाह क्षेत्र के भूगर्भिक इतिहास पर निर्भर करता है। भारतीय नदी तंत्र का वर्तमान स्वरूप भी नदी विकास की एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। भूतल की बनावट तथा नदियों के उद्गम के दृष्टिकोण से भारत के अपवाह तंत्र को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, हिमालय की नदियाँ। आप देखिए यहाँ पे कितने भागों में बांटा गया है, तो आप अगर 60 में आएगा, ठीक है, 3 नंबर में यानी अतलघुत्री में, तो आप लोग लिखेंगे भारत के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जो है हिमालय की नदियाँ, हिमालय की नदियाँ, हिमालय की नदियाँ। नंबर 2 प्रायद्वीपीय नदियाँ, हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक सूचना आपको दे दूं कि मतलब अगर ये जो क्वेश्चंस हैं ये तो आपको करना ही करना है। इससे पहले जो मैंने 2 वीडियोज़ और बनाए हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अगर उसमें से आ गए तो आप लोग ये मत कहना कि सर इतने ही क्वेश्चन बताए थे। वो भी मैंने इससे पहले करवाए हैं, तो उसमें भी क्वेश्चन हैं 7 और 5 12 13 क्वेश्चन उसमें भी मैंने करवाए हैं। तो आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हो। इससे पहले मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले भी मैंने बताया था, तो वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो वो ये इसको करने के बाद आप लोग उसको भी करिएगा। ठीक है, कि वो करना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये मत कहना कि इसमें से नहीं आए। ठीक, तो भारत के अपवाह तंत्र को ये वाला हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि सूखे से बचाव के उपाय, है ना। अगला क्वेश्चन है सूखे से बचाव के उपाय। तो चलिए सूखे से बचाव के कुछ उपाय कर लेते हैं दोस्तों। तो सूखे से बचाव के उपाय, सेफ्टी मेजर्स फ्रॉम ड्राउट्स।
सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। आप लोगों को पता है कि सूखा पड़ता है तो कितना लोगों को कष्ट होता है और कितना जो है कितने लोगों की जानें जाती हैं, लाखों लोगों की, है ना। जिससे पूर्णतः छुटकारा पाना एक असंभव कार्य है। पूर्णतः रूप से छुटकारा नहीं पाया जा सकता, परंतु मानव अपने प्रयोगों और प्रयासों से इस विपदा के प्रभावों को कम कर जरूर किया जा सकता है ना, कम जरूर करने का प्रयास करता है। और सूखे के प्रभावों को कम करने के उचित प्रभाव निम्न हैं। अब निम्न क्या होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैंने बहुत बार हर क्लास में मैंने आप लोगों को बताया है। नंबर 1 क्या है, पॉइंट नंबर 1 है कि यदि किसानों को पहले से कम वर्षा की सूचना दी जाए, मतलब बता दिया जाए गांव में कि जो है गांव वगैरह में कि भैया इस वर्ष सूखे की संभावना है, तो वे क्या करेंगे, कम जल मांगने वाली फसलों का जो ऐसी फसलें बोएंगे जो कम जल जो है मांगेंगी, है ना। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा हो जाएगा कि वनों की अंधाधुंध कटाई रोक कर भी वर्षा की अनियमितता पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, मतलब ऐसे क्षेत्र जो सूखाग्रस्त होंगे, यदि सिंचाई की आधुनिक विधियों का पर्याप्त विकास कर लिया जाए तो सूखे के दिनों में खेतों की सिंचाई कर फसलों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। यानी कि जो क्षेत्र सूखाग्रस्त के क्षेत्रों में आते हैं, उन क्षेत्रों में अगर हम आधुनिक विधियों का जो है विकास कर लें तो उन क्षेत्रों में भी बचाया जा सकता है सूखाग्रस्त क्षेत्रों को, है ना। अगला है कि पॉइंट की सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सूखे से अकाल पड़ने की स्थिति में व्यक्तियों तथा पशुओं को मृत्यु से बचाने के लिए खाद्यान्न तथा चारे के सुरक्षित भंडार रखने चाहिए। मतलब पहले से हम स्टोरेज करके वहाँ पर कुछ सामान रख सकते हैं, अगर हमको पहले से पता हो कि हाँ यहाँ पे सूखा जो है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सूखा पड़ेगा आपकी बार, ठीक है। अगला जो है पॉइंट है कि परिवहन के नवीन साधनों, यानी कि परिवहन के साधनों जो है नवीन साधनों का समुचित विकास किया जाना चाहिए ताकि सूखे के दिनों में प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाकर उन्हें भूखमरी से बचाया जा सके। यानी कि ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हमें रखना चाहिए, जिससे कि जैसे सूखाए तुरंत उनको हम यहाँ से उठा करके अलग क्षेत्र में ले जाएं, जिससे कि भूखमरी से उनको बचाया जा सके तुरंत राहत पहुँचाकर, है ना। तो ये चीज़ें हो गई। इस प्रकार से सूखे से हम लिख सकते हैं कुछ पॉइंट्स अपने, और बाकी अपना दिमाग लगा करके, आप लोग BA में आ चुके हो तो कुछ अपना माइंड यूज करके आप लोग अपने पॉइंट बना सकते हो, है ना। अगला क्वेश्चन है कि अपक्षय को परिभाषित कीजिए, यानी अपक्षय क्या होता है और अपर्दन क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। किसी न जो है आपको किसी न किसी सेक्शन में ज़रूर देखने को मिलेंगे। आते लघुत्तरी या फिर दीर्घोत्तरी में, किसी न किसी, दीर्घोत्तरी में तो शायद ना मिले, आते लघुत्तरी आपको किसी न किसी में ज़रूर देखने को मिलेंगे। अपक्षय या अपर्दन पक्का है। अपक्षय अपर्दन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। अपक्षय क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अपक्षय होता है आपका, अपक्षय उन विभिन्न भूपृष्ठीय प्रक्रियाओं का प्रभाव है जो कि चट्टानों के, मतलब ये होते हैं कि चट्टानों को बिना हिलाए डुलाए किसी प्रकार से चट्टानों को नष्ट करने की प्रक्रिया जो होती है वो अपक्षय होती है, ठीक है। अपक्षय उन विभिन्न भूपृष्ठीय प्रक्रियाओं का प्रभाव है जो कि चट्टानों के नष्ट होने तथा विघटन होने में सहायक होती है। अपक्षय लिख सकते हो कि बिना हम चट्टान को छुए या फिर हिलाए डुलाए किसी भी तरीके से चट्टानों के नष्ट होने की प्रक्रिया का कहलाती है, अपक्षय कहलाती है। अपर्दन क्या होता है, अपर्दन मेरे दोस्तों क्या होता है, अपर्दन जो होता है, मैंने अपर्दन का जो वीडियो है, अपर्दन क्या होता है इसको मैंने ट्रिक के साथ, ठीक है, कि आ और प्लस पर्दन, मतलब पर्दन क्या होता है कि मिट्टी का हट जाना, है ना, और मतलब अपर्दन जैसे अविश्वास से मैंने ट्रिक के साथ आप लोगों को सबसे पहले वाले वीडियो में बताया था। तो इसको आप लोगों को देखना है, इस वीडियो को देखने के बाद जा करके आप लोगों को वो वाला वीडियो देखना है। थंबनेल में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, तो उसको आप लोग देखना है, ठीक है। और फिर दूसरा वीडियो आप लोगों को स्क्रीन पे देख सकते हो, इसको देखना है, और इसको तो आप लोग देख ही रहे हो। तो ये सब वीडियो को देखने के बाद आप ज्योग्राफी का एकदम जाकर के पेपर देना, आप लोगों का बहुत मस्त पेपर होगा, ठीक है। तो अपर्दन मैंने ट्रिक के साथ आप लोगों को बताया है। और फिर चलिए चलते हैं, क्योंकि फिर नहीं तो वीडियो लंबा ही होगा। भूमिगत जल, ठीक है, भूमिगत जल क्या होता है, चलिए वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ तो उसको बताने से क्या मतलब है। भूमिगत जल जो है, भूमिगत जल के बारे में चलिए बात करते हैं। देखिए भूमिगत, गत मतलब नीचे, और भूमि के नीचे जो है, यानी कि भूपृष्ठ के नीचे पाए जाने वाला वह जल जो कि चट्टानों के छिद्रों, यानी चट्टानों के जो छेद होते हैं, चट्टानों में जो छेद होते हैं, छिद्रों, दरारों और परतों में स्थित होता है। भौम जल या भौम जल, भूमिगत जल, इसे भौम जल कह सकते हैं, भूमिगत जल कह सकते हैं, अथवा अधोभौमिक जल कहलाता है, ठीक है। मतलब भूमिगत जल से क्या आशय है, अगर आएगा तो आप लोग लिख सकते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। भूमिगत जल क्या लिखेंगे कि भूमिगत, गत का मतलब लिख सकते हो कि नीचे,
याद रखने के लिए आप लोग ट्रिक बना सकते हो। गत का मतलब नीचे है ना, गत का मतलब नीचे, तो भूपृष्ठ के नीचे पाया जाने वाला वह जल जो चट्टानों के छिद्रों, दरारों और परतों में स्थित होता है भौम जल, भूमिगत जल अथवा अधोभौमिक जल कहलाता है। हिमनद से क्या अभिप्राय है? अगला क्वेश्चन है हिमनद से क्या अभिप्राय है? हिमनद किसे कहते हैं? तो हिमनद कहो या फिर ग्लेशियर कहो, आप लोग जान गए होंगे ग्लेशियर क्या होता है। ठीक है, तो ग्लेशियर क्या होता है मेरे दोस्त? तो ग्लेशियर जो होता है वो पर्वतीय भागों में ऊंचे स्थानों पर, मतलब पर्वतीय जो भाग होते हैं ऊंचे स्थानों पर स्थित हिमटोपी, मतलब बहुत बड़े बड़े जो ग्लेशियर होते हैं हिमटोपी होती हैं, हिम क्षेत्र से हिम राशि जब गुरुत्व के कारण, मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण निचले ढाल की ओर सरिता के रूप में, है ना, झरना के रूप में, सरिता के रूप में जब मतलब बर्फ़ जो होती है वो क्या होती है, प्रवाहित होती है, तो उसे पर्वतीय हिमनद कहते हैं, है ना। ग्लेशियर जब पिघलता है तो क्या होता है, वही चीज़ हिमनद होती है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 14 है, कृषि के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? तो कृषि के विभिन्न प्रकारों के अनुसार पृथ्वी के धरातल को अनेक भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 क्या है? प्राचीन भरण पोषण वाली कृषि। नंबर 2 गहन भरण पोषण वाली, प्राचीन भरण पोषण वाली, गहन भरण पोषण वाली कृषि। नंबर 3 है भूमध्य सागरीय कृषि। नंबर 4 व्यापारिक अन्न उत्पादन वाली कृषि। नंबर 5 व्यापारिक फसल एवं अन्न पशुपालन। नंबर 6 है आपका पौधे वाली कृषि। नंबर 7 है व्यापारिक एवं फलोत्पादन वाली कृषि। ठीक है, तो 7 प्रकार की कृषि यहाँ आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, फिर से आप लोगों को रिपीट कर दें या फिर आप लोग वीडियो को आप पीछे करके आप लोग दोबारा देख सकते हो। ठीक है, प्राचीन भरण पोषण वाली कृषि, गहन भरण पोषण वाली कृषि। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग पीछे रिपीट करके देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑनलाइन है तो व्यवस्था ठीक है, आप लोग पीछे भी रिपीट कर सकते हो, और नहीं तो ऑफलाइन होता तो फिर से मुझे बताना पड़ता। अगला है कि संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। संसाधन क्या होते हैं, इनको हमको बताना है आप लोगों को। तो प्राकृतिक संसाधन प्रकृति प्रदत्त हैं, मतलब प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं। ये पूरे विश्व में समान रूप से नहीं पाए जाते हैं। ये पूरे विश्व में जो होते हैं वो एक समान रूप से नहीं पाए जाते हैं, है ना। प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, एक समान रूप से नहीं पाए जाते, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है ना। कहीं पर किसी किसी देश में बहुत से सारे दिए गए हैं, किसी किसी देश में है ही नहीं। मानव संस्कृति की प्रगति एवं विकास इन प्राकृतिक संसाधन पर ही आधारित रहता है। संसाधनों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है, अधिकार क्षेत्र की दृष्टि से, पुनः पूर्ति की दृष्टि से, वितरण की दृष्टि से और प्रयोग की दृष्टि से। इनका सुव्यवस्थित अध्ययन करने के लिए इन्हें वर्गों में रखा जा सकता है। कौन कौन से वर्गों में? जीवीय एवं अजीवीय संसाधन। नंबर 2 पुनः पूर्ति एवं आपूर्ति संसाधन। नंबर 3 संभाव्य एवं विकसित संसाधन। नंबर 4 कच्चे पदार्थ एवं शक्ति के संसाधन। ठीक है, नंबर 4 कच्चे पदार्थ एवं शक्ति के संसाधन। नंबर 5 कृषि संबंधी तथा पशुचारणिक संसाधन। नंबर 6 खनिज पदार्थ तथा औद्योगिक संसाधन। ठीक, और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर अगला है आपका उद्यम जो है वो क्या है? उद्योगों का आधार है। उद्यम उद्योगों का आधार है, स्पष्ट कीजिए। उद्यम उद्योगों का आधार है। विकसित उद्योग देश को समृद्ध, यानी कि अगर उद्योग हमारा विकसित होगा तो देश को समृद्ध और परिवार को उच्च जीवन स्तर प्रदान करते हैं। स्वयं उद्योग अनेक प्रकार की प्राकृतिक और मानव निर्मित सुविधाओं पर निर्भर हैं। ऐसी सुविधा या वस्तुओं का विश्व के भूतल पर वितरण असमान एवं विषम है। साथ ही उद्योग कच्चे माल पर, कुछ स्थानीय मांग पर एवं कुछ जो है विश्वव्यापी मांग तथा अथवा उन्नत तकनीक के अनुकूल वातावरण में ही विकसित हो सकते हैं। इसी कारण लोहा इस्पात निर्माण उद्योग मुख्यतः जर्मनी, रूस, जापान, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि में अधिक उन्नत अवस्था में है। कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड व स्वीडन में कागज उद्योग, इंग्लैंड, भारत, चीन, दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग अधिक केंद्रित हुए हैं। इस प्रकार किसी स्थान विशेष पर विशेष उद्योग के केंद्रित होने की प्रवृत्ति को उद्योगों का स्थानीयकरण कहते हैं। विश्व के समस्त उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए निम्नांकित कारक अनुकूल होने चाहिए। नंबर 1 होता है कि पूंजी की सुलभता। नंबर 2 आपका हो जाएगा, नंबर 1 है पूंजी की सुलभता। नंबर 2 हो जाएगा आपका कच्चे माल की निकटता। नंबर 3 हो जाएगा शक्ति के साधनों की निकटता। नंबर 4 परिवहन के साधनों की सुविधा।
परिवहन के साधनों की सुविधा। नंबर 5 बाजार की निकटता। नंबर 6 अनुकूल जलवायु हो जाएगा। नंबर 7 हो जाएगा कुशल और सस्ते श्रमिक हो जाएगा आपका। नंबर 7 क्या हो जाएगा, कुशल और सस्ते श्रमिक। नंबर 8 हो जाएगा सरकारी संरक्षण और नंबर 9 हो जाएगा पूर्वारंभ का लाभ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजैविक संसाधन कौन कौन से होते हैं, स्पष्ट कीजिए। अजैविक संसाधन, ठीक है, अजैविक संसाधन कौन कौन से होते हैं उसको स्पष्ट करना है, बताना है। अजैविक संसाधनों को स्पष्ट करके बताना है, यानी कि अजैविक संसाधन के बारे में हम लोगों को बताना है। ठीक, तो अजैविक संसाधन जो होते हैं, अजैविक संसाधनों के अंतर्गत धरातल, चट्टानें, ठीक है, धरातल आते हैं, चट्टानें आते हैं, वायु आता है, जल आता है, खनिज आता है, ईंधन आता है, धातुएं आती हैं, भवन निर्माण के पत्थर आते हैं, आदि सम्मिलित किए आते हैं। अजैविक संसाधन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। मानव ने सदैव इनका उपयोग वस्तुएं बनाने के लिए या शक्ति की प्राप्ति के लिए किया है। वायु न केवल उसके जीवित रहने के लिए अमृत तुल्य है, वरन इससे वायु शक्ति तथा नाइट्रोजन भी प्राप्त किया जाता है। जल का उपयोग पीने या कृषि के अतिरिक्त शक्ति उत्पादन में भी किया जाता है। इन दोनों संसाधनों के बीच की स्थिति मिट्टी की है। इसके अभाव में ना तो पेड़ पौधों ही पनप सकते हैं और ना ही मानव जो है को पौष्टिक पदार्थ ही प्राप्त हो सकते हैं। अतः प्राकृतिक संसाधनों में मिट्टी का महत्व ही सर्वाधिक होता है। वे दोनों प्रकार के संसाधन ही किसी देश की वास्तविक संपत्ति माने जाते हैं। मानव के उपयोग के लिए यह संसाधन अनेक प्रकार और रूपों में उपलब्ध होते हैं, किंतु विभिन्न मानव समूहों के लिए इनका महत्व उनकी सभ्यता के विकास के चरणों के अनुरूप ही होता है। सहस्रों हजारों वर्षों तक ये संसाधन मानव के पिछड़े होने के कारण सुसुप्त रहे हैं। अतः ऐसे संसाधनों को सुसुप्त संसाधन की संज्ञा भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो है कि कुटीर एवं लघु उद्योग में अंतर बताइए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कुटीर एवं लघु उद्योग में अंतर को बारे में देखते हैं। तो कुटीर उद्योग क्या होता है, लघु उद्योग क्या होता है, तो इसको चलिए थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से भी बताते हैं आपको। तो फ्रेंड्स आपका कुटीर उद्योग जो होता है वो होता है कि कुटीर उद्योग मुख्यतः परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलाए जाते हैं। यानी कि कुटीर उद्योगों में जो है कारखानों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुटीर उद्योग जो होते हैं वो परिवार के सदस्य मतलब छोटे मोटे लोग भी चला सकते हैं इसको। ठीक, और जो लघु उद्योग होता है, लघु उद्योग में सामान्यतः श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, मतलब मजदूरों की, लेबर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, और कुटीर उद्योगों में मानव के हाथों का प्रयोग होता है। तो जैसे चलिए देखते हैं इसका कुटीर को ट्रिक के माध्यम से कैसे आप जो याद कर सकते हैं, मतलब याद रखेंगे कौन कुटीर है कौन लघु। एक कुटीर में मतलब कूटने में हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, किसी को कूटना है भैया, किसी को कूटने के लिए हाथों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। हाथ से कूटेंगे भैया, फटाफट कूट देंगे उसको। किसी को कूटते हैं भैया तो हाथ की आवश्यकता पड़ती है हमको, है ना। किसी को कूटने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो हाथ की बाबू आवश्यकता पड़ती है ना। हाथ से कूटेंगे, हाथ से कि पैर से कूट दोगे, हाथ से कूटेंगे तो कूटने के लिए हाथ से आवश्यकता पड़ती है। तो कुटीर उद्योग में मानव के हाथों का प्रयोग होता है और लघु उद्योग में उत्पादन में हाथों का नहीं मशीनों द्वारा उपयोग होता है। तो कूटेंगे किससे, है ना। कुटीर उद्योग में हाथों का उपयोग होता है और लघु उद्योग में मशीनों का उपयोग होता है, यानी कि हाथों से नहीं मशीनों से काम होता है, हाथों से काम नहीं होता। ये क्या लिख दिया मैंने, कुटीरों नहीं कुटीर उद्योग। ठीक है, कुटीर, ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है कि कुटीर उद्योगों में स्थानीय मांग की पूर्ति की दृष्टि से, मतलब जो स्थानीय मांग होता है वही चीज़ वो बनाते हैं लोग, है ना, घर वाले मतलब सदस्य जो होते हैं। और लघु उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन एक बड़े क्षेत्र में बहुत बड़े मार्जिन में होता है ना। जब मशीन बनाएंगे तो बहुत बड़ा बल्क में बनाएंगे, है ना। और कुटीर उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति सामान्यतः स्थानीय स्तर पर की जाती है, मतलब स्थानीय स्तर में होता है। और यहाँ पे लघु उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति बाहर से आयात होता है, इम्पोर्ट होता है ना, बाहर से आएगा। तो और कुटीर उद्योगों में तैयार माल के लिए बाजार स्थानीय होता है, लघु उद्योगों में निर्मित माल का बाजार विस्तृत होता है, बड़ा होता है, अर्थात दूरस्थ बाज़ारों में भेजा जाता है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं लघु उद्योग बड़ा होता है और कुटीर उद्योग जो होता है छोटा होता है ना। कुटीर उद्योग घर के सदस्य चला सकते हैं और लघु उद्योग में बड़े मशीनें बड़े होती हैं और मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि खनिजों का महत्व क्या है। खनिजों का क्या महत्व है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसमें खनिजों का क्या महत्व है।
तो वर्तमान युग में खनिज पदार्थों का बहुत अत्यधिक महत्व है, क्योंकि जिस देश में खनिज पदार्थों का अथाह भंडार उपलब्ध है वही देश जो है आज विश्व में सबसे अधिक आर्थिक, औद्योगिक और व्यापारिक उन्नति करने में सफल हो सका है। आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से और औद्योगिक रूप से सफल हो सका है। संयुक्त राज्य अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे इंग्लैंड हो, है ना, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, बेल्जियम हो, है ना, जापान हो, ऐसे ही राष्ट्र हैं जिन्होंने अन्य देशों की अपेक्षा अधिक उन्नति की है। आप लोग देख सकते हो कि अन्य देशों की अपेक्षा जो है ये देश काफ़ी अधिक मात्रा में मतलब इन्होंने उन्नति कर रखी है। और आधुनिक सभ्यता बहुत अंशों तक खनिज पदार्थों पर निर्भर है। आधुनिक सभ्यता जो है वो बहुत अंशों तक जो है खनिज पदार्थों पर ही निर्भर रहती है। कृषि, उद्योग, परिवहन और कृषि हो, चाहे उद्योग हो, चाहे परिवहन हो और संदेश वाहनों आदि सभी का विकास जो है खनिज संपदा पर ही अवलंबित है। खनिज पदार्थों की खोज के कारण ही, यानी खनिज पदार्थों की खोज के कारण ही आज जो है विश्व के उष्णतम मरुस्थल, है ना, चाहे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो, सऊदी अरब हो, तथा ठंडे मरुस्थल विशेषकर अलास्का का मरुस्थल जो है आर्थिक विकास संभव हो सका है। इनका जो विकास है वो इसी के कारण, खनिजों के कारण ही संभव हो चुका है ना, संभव हो सका है। तो फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवीय संसाधन किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि मानवीय संसाधन जो है, तो आप लोगों ने पढ़ा है अभी कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन के अतिरिक्त जो होते हैं वो मानव संसाधन कहलाते हैं। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के अतिरिक्त मानव संसाधन भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बिना मानव श्रम के प्राकृतिक संसाधनों का कोई मूल्य नहीं है। मानव ही अपने वातावरण में परिवर्तन करके जो है उसमें पाए जाने वाले पदार्थों को अपनी आवश्यकता के, है ना, अपनी आवश्यकता के लिए उपयोग में लाता है। उसी के परिश्रम के फलस्वरूप आज विश्व में कहीं कृषि वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो कहीं पर खनिज पदार्थों का दोहन किया जाता है ना, और कहीं पर निर्माणी उद्योग का विकास जो है संभव हो पाया है। तो यही सब चीज़ें होती हैं। पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए मानव के विचार, उसके संगठन और श्रम सभी की आवश्यकता होती है। यानी कि दोनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, प्राकृतिक संसाधन हो चाहे मानवीय संसाधन हो, दोनों का जो है हमको दोनों संसाधनों का महत्वपूर्ण, हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण दोनों चीज़ों का योगदान होता है। ठीक है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो चाहे वो मानवीय संसाधन हो। तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। खनिजों के शोषण को नियंत्रित करने के मुख्य कारक कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो ये है आपके खनिजों के शोषण। खनिजों का भूमि से शोषण कई बार वातावरण एवं प्रदूषण संबंधी समस्याओं को भी जन्म देता है। अतः खनिजों का अंधाधुंध शोषण होने से संबंधित प्रदेशों के लिए स्थायी रूप से पिछड़ेपन का भी कारण बन सकता है। यानी कि पिछड़ेपन का कारण जो है ये बन सकता है। इसी प्रकार अधिकांश खनिज जो होते हैं, विशेषकर आधात्विक खनिज एवं ऊर्जा स्रोत नाशवान आधात्विक खनिज, चाहे ये हो ऊर्जा स्रोत नाशवान खनिज संसाधन हैं। अतः इनका लंबे समय तक उपयोग करने एवं भविष्य के समाज को इनसे लाभ मिले, इसके लिए सभी प्रकार के खनिज संसाधनों का, चाहे वह नाशवान हो या चक्रीय हो, बुद्धिमानों से एवं मितव्यता पूर्वक शोषण, उपयोग एवं विदोहन जो है किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार संक्षेप में किसी भी देश या प्रदेश के खनिजों के शोषण को जो है नियंत्रित करने वाले मुख्य कारक इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं कि समुचित सर्वेक्षण द्वारा, नंबर 1 जो है पॉइंट है कि समुचित सर्वेक्षण द्वारा खनिजों की किस्म, भंडार, गहराई एवं स्थिति का सही ज्ञान होना, घरेलू मांग एवं संभावित निर्यात की मात्रा। नंबर 3 है कि खनिज विकास या उपयोग के संबंधित बाजार की ऊर्जा या ईंधन के स्रोत की प्राप्ति एवं खनिज स्थलों से दूरी या निकटता। नेक्स्ट पॉइंट है कि खनिजों की निरंतर बढ़ती मांग या एवं भविष्य की उनकी संभावित मांग। अगला नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि खनिज व ऊर्जा स्रोत के विकास एवं समुचित उपयोग के लिए विकसित तकनीक एवं समुचित औद्योगिक विकास की पृष्ठभूमि। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6 नंबर कि पर्यावरणीय वातावरण से संबंधित अथवा प्रदूषण से संबंधित समस्याएं एवं उनको नियंत्रण में लाने की क्षमता का विकास। ठीक है, इतने पॉइंट हो गए आपके, 6 पॉइंट हो गए। अगला जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22, और खनिजों को धात्विक, अधात्विक व ऊर्जा के स्रोत के आधार पर वर्गीकृत करना है। ठीक है, खनिजों को धात्विक, अधात्विक व ऊर्जा के स्रोत के आधार पर वर्गीकरण करना है। तो चलिए करते हैं। पहले धात्विक खनिज के बारे में आपको बता देते हैं। मेटैलिक मिनरल्स, है ना इंग्लिश में। ये वे खनिज हैं जिन्हें शुद्ध करने के पश्चात कूट पीट कर चादरों, छड़ों, तारों आदि में ढाला या बदला जा सकता है। यानी कि ऐसे खनिज जिनको शुद्ध करने के पश्चात
इनको हम कूट पीट कर चादरों और छड़ों और तारों में बदल सकते हैं, ठीक है। ऐसी धातुओं को की अपनी चमक होती है एवं विशेष कठोरता होती है। इन धातुओं की फूट या कतरन को गला करके पुनः शुद्ध या यौगिक धातु अलॉय की भांति उपयोग में लिया जा सकता है। अतः इन्हें चक्रीय संसाधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनको हम चक्रीय संसाधन भी कह सकते हैं, चक्रीय संसाधन भी कहते हैं। नेक्स्ट है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे खनिजों को उसी रूप में जिस रूप में वे मिलते हैं या अधिक शुद्ध खनिजों को मिलाकर उपयोग में लाया जाता है। इन्हें कूटकर चूरे या चूर्ण में बदला जा सकता है या नाशवान संसाधन है, क्योंकि एक बार उपयोग में आने के पश्चात इनको जो है नष्ट या अनुपयोगी हो जाते हैं। नष्ट हो जाते हैं, अनुपयोगी मतलब एक बार उपयोग में केवल इनको लिया जा सकता है, ठीक है। अधात्विक खनिज हो गया। फिर इसके बाद धात्विक हो गया, अधात्विक। फिर ऊर्जा के स्रोत के आधार पर, है ना, ऊर्जा के स्रोत या खनिज ईंधन। बात करें तो पावर सोर्स ऑफ मिनरल फ्यूल। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के शक्ति या ऊर्जा प्रदान करने वाले खनिज आते हैं, है ना, ऊर्जा प्रदान करने वाले। यह प्रायः ईंधन की तरह उपयोग में लाए जाते हैं और इनमें जो है खनिज तेल की भांति तरल व प्राकृतिक गैस की भांति गैसीय एवं स्वतः उड़कर नष्ट होने वाले हैं एवं कोयला तथा आणविक खनिज मुख्य हैं। ओके, तो ये हो गया। और शायद एक क्वेश्चन आपका बच रहा है, एक क्वेश्चन मैंने नोट नहीं किया, लिखा नहीं है, तो वो भी आप लोगों को बता दें, क्योंकि वो भी क्यों बच्चे जब रिवीजन कर रहे हैं तो वो भी साथ में रिवाइज हो जाए। तो वो क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, 2-3 लाइन का। लंबे समय तक परिवर्धनीय संसाधन कौन से होते हैं, वो आप लोग लिख लीजिएगा कि लंबे समय तक परिवर्धनीय, लंबे समय तक मैं लिखूँगा नहीं, केवल ऐसे बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे 23 ये हो गए, ठीक है। 23 क्वेश्चन ये हो गए और पहले वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, वो जा कर के आप लोग देख लीजिएगा। और दूसरे वीडियो में आपको मिलेंगे कितने क्वेश्चन? 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे, यानी कि 12 क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे। 35 हो जाएंगे आपके टोटल क्वेश्चन, ठीक है। 23 आज के और 12 उधर। 35 क्वेश्चन मैंने बताया था आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा, तो मैंने कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाए, लंबे समय तक परिवर्धनीय संसाधन कौन से होते हैं? तो ये वे साधन हैं जिन्हें विज्ञान के सहारे एक लंबे समय तक उपयोगी बनाए रखा जाता है तथा अथवा उनके गुण वृद्धि की जा सकती है। यथा भूमि की उर्वरक शक्ति को जल आदि देकर उपजाऊ बनाए रखा जा सकता है। संरक्षण द्वारा मछली, जीव जंतुओं और वनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। संरक्षण द्वारा मछली, जीव जंतुओं और वनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो आज के वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है आज के सारे क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे। और जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए, आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप उसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में जो है बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। और जो है इसकी अगर आप लोग PDF चाहते होंगे तो PDF भी आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में आपको नंबर दिया गया होगा, या फिर आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको नंबर मेरा मिल जाएगा। उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर नंबर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर के आप लोग जुड़ जाइएगा। सारी जितने भी आपको सोशल मीडिया लिंक्स मिलेगी वहाँ पर जाकर के आप लोग सोशल मीडिया लिंक से जुड़ जाइएगा वहाँ पर। और बाकी की कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझसे आप लोग डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का भी।